Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning everyone. My name is Farhat and I am going to teach you Power System 1. Power System 1 में अब तक हमने लेआउट ऑफ पावर सिस्टम पढ़ा था, उसके बाद हमने एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज देखा था। आज हम देखेंगे वेरियस काइंड ऑफ पावर सिस्टम क्या होते हैं जिसके ज़रिए आपका पावर ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो वेरियस काइंड ऑफ पावर सिस्टम्स आर देयर, लाइक आपकी बेसिकली सप्लाई सिस्टम पर ये डिपेंड करेगा। तो सप्लाई सिस्टम हमारी टू टाइप्स की होती है, एसी एज वेल एज डीसी। तो डीसी में भी आपका जैसे 2 वायर सिस्टम हो गया, 3 वायर सिस्टम हो गया। ठीक है, एसी में भी आपका क्या हो गया, जैसे सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। तो वन बाय वन हम ये देखेंगे कि कितने सारे सिस्टम्स होते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए और किस सिस्टम में कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कंपैरिजन ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ओवरहेड सिस्टम। तो पावर सिस्टम में हम पावर को ट्रांसमिट ओवरहेड सिस्टम से भी कर सकते हैं और अंडरग्राउंड केबल्स द्वारा भी कर सकते हैं, अंडरग्राउंड सिस्टम से भी कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम आप क्लियरली जान रहे हैं। ठीक है, जो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर प्लांट से होकर आपके घरों तक आ रही है। तो ये कई सारे हमारे सिस्टम हो सकते हैं। कुछ जगहों पर डीसी अडॉप्ट किया गया है, कुछ जगहों पर एसी, जैसे हमारे इंडिया में एसी अडॉप्ट किया गया है। तो किस तरह से 3 फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके जो पावर प्लांट में बन रही है वो किस तरह से आपके घरों में आ रही है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आवर फर्स्ट सिस्टम इज 2 वायर डीसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ। 2 वायर डीसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ। तो अगर हम देखें तो आपने जैसे कंडक्टर को इस तरह से शो कर दिया और अब आप कंडक्टर की एक साइड दिखा रहे हैं कि ये आपकी करंट जो है जा रही है आउटगोइंग, और आपने लोड के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज क्या, वी एम, मैक्सिमम वोल्टेज, और फिर आपने एक रिटर्न करंट को I1 से शो कर दिया। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के 2 एंड्स हैं, तो एक एंड को हमने शो कर दिया आउटगोइंग, यानी कि पावर ट्रांसमिट हो रही है, करंट आपका जा रहा है, और एक आपने करंट की डायरेक्शन शो कर दी कि ये इनकमिंग करंट है। ठीक है, तो कुछ जो पर्टिकुलर हमारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम थ्रू आउट डिस्कशन के डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट लेकर चल रहे हैं, दैट इज पी, द पावर ट्रांसमिटेड बाय ईच सिस्टम। यानी हम सिस्टम कुछ भी लेंगे, हम ये मानेंगे कि जो हमारी पावर ट्रांसमिटेड हो रही है दैट इज पी। उसी तरह से आपका जो एल है, यानी कितने डिस्टेंस के लिए हो रही है, तो एल हमने डिस्टेंस ले लिया। थर्ड वन इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द लॉसेस, यानी आपके सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड पर जाने में बीच में जो कुछ लॉसेस अकर हो रहे हैं, दैट इज डब्ल्यू, डिनोटेड बाय डब्ल्यू। और उसके बाद फिर आपका वी एम, वी एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज between earth and conductor, between earth and conductor, each conductor and earth, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इनको हम सिस्टम को हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि किस सिस्टम में हमारा कितना कंडक्टर मटेरियल यूज हो रहा है और ये किस तरह से अगले सिस्टम से एडवांटेजेस है या फिर क्या क्या इसकी मेरिट डिमेरिट्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमको क्या पढ़ना है, हमको सप्लाई सिस्टम्स पढ़ना है। क्योंकि हमारे सप्लाई सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, तो हमको ये देखना है कि उन बेसिक 2 टाइप्स में, आपके ब्रॉडली 2 टाइप्स में से भी सब टाइप्स हैं। लाइक आपका जैसे एसी सिस्टम बोल रहे हैं तो वो सिंगल फेज एसी, 2 फेज एसी, 3 फेज एसी, ऐसे बढ़ गया। तो उन सभी सिस्टम्स में आपका कौन सा बेटर सिस्टम होगा जिसे अडॉप्ट करके आप इकोनॉमिकल पावर सिस्टम, पावर ट्रांसमिशन कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट वन है आपका 2 वायर डीसी सिस्टम विद 1 कंडक्टर अर्थ। तो आपने सबसे पहले क्या अज्यूम किया है कि मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर, दैट इज वी एम। उसके बाद है आपका पावर टू बी ट्रांसमिटेड, दैट इज पी, एंड लोड करंट I1। अब हम जान रहे हैं कि हम डीसी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि डीसी की पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू किससे, V इंटू I। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम वोल्टेज Vm है और करंट को हमने चूंकि पहला केस कंसीडर कर रहे हैं तो आपने I को I1 अज्यूम किया है। ठीक है, अब ईच लाइन, इफ R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच लाइन कंडक्टर, देन R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन A1।
तो आपकी जितनी डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, वही तो आपकी कंडक्टर की लेंथ होगी, तो दैट इज एल। और आपके कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं, पहला केस है तो हमने इसको A1 रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, सफिक्स में हमने 1 लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस R1। अब देखिए लाइन लॉस इज W, दैट इज इक्वल टू 2I1 स्क्वायर R1। अच्छा, I1 की वैल्यू हमको यहाँ से नहीं मिल सकती, आपका P इज इक्वल टू VM I1 है, तो यहाँ से आप I1 को ये लिख सकते हैं ना, I1 इज इक्वल टू P अपॉन VM, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप अब लाइन लॉसेस की तो यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू हो जाएगी P अपॉन VM, ठीक है, P अपॉन VM हो जाएगा। अब देखिए लाइन लॉसेस W, लाइन लॉसेस W की बात हो रही है तो आपको सिंपली पता है कि लाइन लॉसेस हमारे क्या होते हैं, I स्क्वायर R लॉसेस होते हैं। 2 कंडक्टर्स हैं आपके डीसी सिस्टम में, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 2I1 स्क्वायर R1। अब देखिए आपकी I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है P अपॉन VM, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2I1 की वैल्यू हो गई P अपॉन VM का स्क्वायर, और R1 की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, रो L अपॉन A1, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 2P स्क्वायर रो L अपॉन VM इंटू A1, ऐसा हो गया। अब देखिए कंडक्टर के रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, A इंटू L, ठीक है। सिंस देयर आर 2 कंडक्टर सो मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आपके कंडक्टर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, 2AL। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपने लिख दिया 2, अभी अभी आपका, अच्छा यहाँ पे W हमने निकाला था ना, तो हमको A की रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम यहाँ से A की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकालते तो आपका क्या हो जाता, A इज इक्वल टू हो जाता 2P स्क्वायर रो L अपॉन VM इंटू W, ये हो जाता, ठीक है। तो आपकी A की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 2P स्क्वायर रो L अपॉन VM W, ठीक है। और इसको आपने क्या करा, मल्टीप्लाइड बाई L। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जो कंडक्टर मटेरियल आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन VM इंटू W। स्टेप्स क्या फॉलो किए हमने, हमने सबसे पहले ये देखा कि आपकी पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, हमने मान लिया कि P पावर ट्रांसमिट हो रही है। अब किस सिस्टम के थ्रू, तो DC 2 वायर सिस्टम के थ्रू, तो आपने ऐसे मान लिया कि DC 2 वायर है, तो आपके 2 टर्मिनल्स होंगे, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक निगेटिव होगा, यानी एक आउटगोइंग होगा और एक क्या होगा, इनकमिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई लोड लगा होगा जिसके अक्रॉस जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज है दैट इज VM। सारी चीजें हमारे सामने थी। अब हमने ये देखा कि जो पावर ट्रांसमिटेड हो रही है, चूंकि DC सिस्टम है, तो पावर ट्रांसमिटेड कितनी होगी, V और I का कॉम्बिनेशन ही तो P कहलाता है, तो P इज इक्वल टू VM इंटू I1। VM इंटू I1 आपने किया, उसके बाद फिर आपने क्या करा, R1 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी करंट फ्लो कर रही है तो रेजिस्टेंस तो होगा ही, और ये रेजिस्टेंस आपकी कितनी डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा, और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा। तो आपने यहाँ से R1 रो L अपॉन A1 निकाल लिया। उसके बाद हमने लॉसेस निकाले। लॉसेस निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी पावर सिस्टम हमारा कितना इकोनॉमिकल है ये जानने के लिए हमको उसका लॉस कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लॉसेस ज्यादा होंगे तो फिर वो सिस्टम तो वैसे भी अनइकोनॉमिकल हो गया। तो आपने यहाँ पे लॉसेस निकाले, लॉसेस के बाद आपने आई की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दिया, और R1 की वैल्यू जो आपने रो L अपॉन A1 से निकाली है वो कर दिया। उसके बाद पूरा प्रोडक्ट हमारा ये आया। चूंकि हमको यहाँ पर आगे वॉल्यूम निकालना है, दैट्स वाई हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया की जरूरत पड़ेगी, तो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू यहाँ से क्या करी, निकाल ली। उसके बाद आपने वॉल्यूम में A की वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल जो आपके कंडक्टर का वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट आई है दैट इज 4P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर, ठीक है, अपॉन VM स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे VM है ना, VM स्क्वायर अपॉन W, ये आपका आ जाएगा, ठीक है।
तो हमको यहाँ पर ये मिल गया कि जब आप टू वायर डीसी सिस्टम का यूज करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन जो आएगा वो ये आएगा। इसको हमने के कंसीडर कर लिया, हमने इसको एक कांस्टेंट के से लिख देते हैं, हमने इसको एक कांस्टेंट के कंसीडर कर लिया। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि ये हमारा पहला केस था। अब आगे जितने भी सिस्टम्स की स्टडी हम करेंगे उन सबको हम इससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें आप वही लेकर चल रहे हैं, स्टेप्स हमारे सेम है, तो या तो इससे ज्यादा या तो इससे कम, कुछ ना कुछ इसके इंटीग्रल में ही वैल्यूज आने वाली हैं। तो इसलिए हम उस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को एक कंसीडर कर लेंगे कांस्टेंट के। ठीक है, अब आगे के सिस्टम्स को हम देखेंगे कि वो के कितना टाइम्स है या फिर के कितना उसका इंटीग्रल है, ठीक है, या कितना पार्ट ऑफ दिस वैल्यू है। ठीक है, ये हम आगे सिस्टम में देखेंगे। So in next case, the case is two wire DC system with midpoint earth। ठीक है, टू वायर डीसी सिस्टम विद midpoint earth। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप इस तरह से दो कंडक्टर्स दिखा रहे हैं और उनके मिड से आपने क्या कर रखा है, एक अर्थ दिखा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका टर्मिनल क्या बन रहा है, एक आउटगोइंग एक इनकमिंग। ठीक है, तो दो ही टर्मिनल आपके अभी भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, टू वायर डीसी सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ के लिए आप जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं दैट इज पी। पहले ही हमने अज्यूम कर रखा है कि सारे सिस्टम के लिए सेम चीजें रहेंगी, तो आपकी पावर पी है। ठीक है, फिर से हमारा डीसी सिस्टम है तो आपकी पावर क्या बनती, वी बनती और आई बनती। अब यहाँ पर जो V है, आपके दो कंडक्टर्स है ना, तो एक कंडक्टर्स के अक्रॉस का वोल्टेज आपका Vm है, दूसरे कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आपका Vm है। तो इस तरह से अगर आउटगोइंग और इनकमिंग के बीच का टोटल वोल्टेज देखें तो वो क्या हो जाता है, आपका 2Vm हो जा रहा है। ठीक है, 2Vm हो जा रहा है, दैट्स वाई I2 इज इक्वल टू P अपॉन 2Vm। समझ में आया, P अपॉन 2Vm। सेम थिंग आपका लाइन लॉसेस W कितना हो जाएगा, 2I² R। तो आपकी I की वैल्यू रखेंगे जो कि अभी क्या आई है, P अपॉन 2Vm आई है। तो P अपॉन 2Vm हो गया, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया है, और साथ ही साथ जो आपकी R की वैल्यू है, तो R की वैल्यू वही रेजिस्टिविटी L अपॉन A। अब केस 2 है तो यहाँ हम सफिक्स में 2 लगा देते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल केस की स्टडी कर रहे हैं तो यू कैन इजली पुट A और I। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद W इज इक्वल टू देखिए 2, I की वैल्यू क्या थी, P अपॉन 2Vm था, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, 2Vm का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4Vm स्क्वायर। ये हो गया आपका रो L अपॉन A2। इतना समझ में आया, यानी लाइन लॉसेस निकल आए। यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइन लॉसेस निकालने के बाद हम जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है फॉर दिस केस हम उसको निकालते हैं। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इन द टर्म्स ऑफ W, P स्क्वायर रो L अपॉन 2Vm स्क्वायर W। ठीक है, उसके बाद हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड। तो बेसिकली करना क्या है, करना तुमको यही है कि हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके क्या है, इनकमिंग आउटगोइंग दो ही टर्मिनल है आपके, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो लेंथ का मल्टीप्लाई करके हमने वॉल्यूम निकाला, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो आपका देख लीजिए 2 और ये वैल्यू P स्क्वायर रो L अपॉन 2Vm स्क्वायर W मल्टीप्लाइड बाई L, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। उसके बाद हमने सबका मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको फाइनली कितना मिल जाएगा, P स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा P स्क्वायर रो L अपॉन Vm स्क्वायर बाई W। ये आ गया। अब जैसे ये निकल कर आया, ये क्या निकला है, ये आपका वॉल्यूम निकला है। ठीक है, कंडक्टर वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन विच केस, व्हेन द सिस्टम इज टू वायर डीसी सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। तो इस केस के लिए जो आपके कंडक्टर की रिक्वायरमेंट आएगी दैट इज P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर W। ठीक है, अब देखिए जो पहला केस था हमारा, यानी अभी जो जिसकी हमने स्टडी की थी, ठीक है, टू वायर डीसी सिस्टम जिसकी स्टडी की थी, तो आपको एक कांस्टेंट k के टर्म्स में हमने कहा था कि उसके रिजल्ट को हम ऐसे k कंसीडर कर लेते हैं, ताकि आगे हम वो कंपैरिजन करने में इजी हो कि कौन किसका इंटीग्रल आया, कौन किसका कितना 1/4 आया या 1/n कितना आया। तो अब देखिए आप ये रिजल्ट देखिए, यानी ये वॉल्यूम है, दूसरा रिजल्ट ये है, सारी चीजें आपकी सेम है। डिफरेंस किसका है कि ये 4 टाइम ज्यादा है दिस केस से, फर्स्ट वाला केस 4 टाइम ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि दिस केस 1/4 है पहले वाले केस का। तो
तो इसको देखिए इस तरह से हमने लिख दिया कि जो वॉल्यूम 1 है, अगर वॉल्यूम 1 का हम 1/4 कर दें, वॉल्यूम 1 का 1/4 कर दे तो हमको वॉल्यूम 2 मिल जाता है। और यहाँ पर वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है क्या, तो वॉल्यूम 1 है आपके केस फर्स्ट का, जिसमें आप 2 वायर डीसी सिस्टम पढ़ रहे थे विद 1 कंडक्टर है अर्थ, और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, डीसी सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ, ठीक है, 2 वायर डीसी सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। तो इन दोनों ही केस के में जो कंडक्टर मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो उनके बीच क्या रिलेशन है, तो आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम 2 यानी इस वाले केस का जो वॉल्यूम है वो पहले वाले केस का 1/4 है। तो उस हिसाब से हमारे लिए कौन ज़्यादा इकोनॉमिकल हुआ, तो अभी हमने 2 ही सिस्टम स्टडी किए हैं, उसमें हमें ये पता चला कि दिस सिस्टम इज मोर इकोनॉमिकल देन द फर्स्ट वन, ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूजन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हेंस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम इज 1/4 ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड इन द केस फर्स्ट, ठीक है। The third case of DC system is 3-wire DC system. So in this system there are 3 wires. तो देखिए 3 वायर्स कैसे हो रहे हैं आपके, 2 आउटर्स एंड अ मिडिल न्यूट्रल वायर, ठीक है, मिडिल और न्यूट्रल वायर विच इज अर्थ एट द जनरेटर एंड, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हैं 2 आउटर्स आपके वैसे ही आउटगोइंग इनकमिंग वाले बन रहे हैं, और ये आपका मिड पॉइंट जो है अर्थ कर दिया गया है, ठीक है, न्यूट्रल वायर है ये। तो इसमें भी अब सारी चीज़ें मैंने कहा सेम लेनी है, तो ये कैलकुलेशन करने में, डेरिवेशन करने में बहुत इजी होता है कि आपको कुछ नया नहीं करना है, आप वैसे ही कंसीडर किए हुए हाउ मच पावर ट्रांसमिटेड इज P, द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द 2 कंडक्टर्स इज 2 VM, बिकॉज 1 के अक्रॉस आपका VM है तो 2 के अक्रॉस आपका 2 VM हो जाएगा। द इनकमिंग आउटगोइंग करंट आर कंसीडर्ड एज द केस, जो आपका केस है केस के अकॉर्डिंग हम सफिक्स यूज कर दे रहे हैं, लाइक I1 I2 I3। आपके लॉसेस का फॉर्मूला सेम है, यानी I² लॉसेस हो रहे हैं तो आपके लॉसेस का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है लॉसेस सेम है और यहाँ से फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो देखिए सारा कुछ सेम है। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो आपके सारे स्टेप्स सेम है, लास्ट में बस एक चीज डिफरेंस हो रही है यहाँ पर, वो क्या है कि अज्यूमिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर टू बी हाफ दैट ऑफ द आउटर वायर। तो जब हम जो न्यूट्रल वायर के लिए जो वायर चूज करते हैं उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो हमारे आउटर वायर से क्या होता है, उसका हाफ होता है। तो दैट्स वाई आपका अगर हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इसको हम कंसीडर करेंगे तो ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज वैल्यू आपका यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि 2AL, यानी जो आपके 2 कंडक्टर्स हैं उनका तो आपका 2AL वॉल्यूम समझ में आता है। ये जो तीसरा वायर हमारा बढ़ा हुआ है, जो हमारा थर्ड वायर है, उसका अगर हम वॉल्यूम निकालें तो इनके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, जैसे 2AL है तो वो तो सिंगल है ना, तो सिंगल का क्या हो जाएगा 0.5, क्योंकि आपको क्या कहा गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ है और 1/2 कितना होता है 0.5, तो दैट्स वाई जो वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रल वायर होगा उसको हम अलग से लिख रहे हैं। तो 2AL आपका 2 कंडक्टर्स का हो गया और 0.5AL जो हो गया वो आपका न्यूट्रल वायर का हो गया। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो आपका 2.5A3L, अब चूंकि हम केस थर्ड डिस्कस कर रहे हैं तो हमने सफिक्स में 3 लगा दिया है, तो बस यहाँ पर जो डिफरेंस है, देखिए बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है, आप वैसे ही P निकालते हो, I3 निकालते हो, W की वैल्यू निकालते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हो, सब कुछ सेम है। आपके इस केस में डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस सिर्फ यही है कि आपकी जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी अब वो यहाँ पर 2.5A3L हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2.5, A3 की वैल्यू आपने फिर से रख दी P² रो L अपॉन 2 W VM² मल्टीप्लाइड बाई L। उसके बाद आप इस तरह से 2 को आउटसाइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2.5/2, दैट इज P² रो L² अपॉन W VM²। और फिर से आपको दिखता है कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आई हुई है वो कौन सी वाली वैल्यू है जो आपकी फर्स्ट केस में आई थी, बस उसमें क्या था यहाँ पर आपका 4 लगा हुआ था। तो अभी जैसे सेकेंड केस में हमने देखा कि सेकेंड केस इज 1/4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन, तो उसी तरह से अगर हम इसको भी देखें तो ये 2.5/2 आया हुआ है और ये वैल्यू आपके अंदर की सेम है, तो सिर्फ किसका डिफरेंस हो रहा है, 4 का। तो जैसे हमने निकाला हुआ था कि वॉल्यूम 2
जो वॉल्यूम 2 आया था हमारा वो क्या आया था, इसको इधर लिख देते हैं कि आपका जो वॉल्यूम 2 आया था वो क्या आया था, वॉल्यूम 1 का बाई 4। तो इन द सेम वे अभी जो हमारा वॉल्यूम 3 निकल कर आया है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 का देखिए 5 टाइम्स, 5/16 टाइम्स, क्योंकि आप इसको अगर करोगे तो आप यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हो ना, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 5/4 तो आपको पहले से मिल रहा था, और चूंकि वॉल्यूम 1 में क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 4 होता है तो वो भी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम 3 है दैट इज द 5/16 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम 1। ठीक, तो इस तरह से आपने तीनों सिस्टम्स में देख लिए कि अगर हम फर्स्ट सिस्टम का जो कंसीडर करते हैं कि ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन आपके कितने लॉसेस होते हैं एंड कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर केस, तो पहले हमने उसको निकाला, फिर हमने सेकंड निकाला और फिर अब थर्ड पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इनके बीच हमने अगर हम एक बना रहे तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, तो आपका जो वॉल्यूम 1 अगर हम V था तो सेकंड वाला आपका V/4 हो गया, थर्ड वाला 5/16 ऑफ V हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम सारे सिस्टम जितने भी हमारे AC सिंगल सिस्टम है, AC 2 फेज है, AC 3 फेज है, सभी का हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक सारा कुछ सप्लाई का देखेंगे और हम ये देखेंगे लास्टली कि किस सिस्टम में हमारा कंडक्टर मटेरियल की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि वही सिस्टम फिर हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम होगा और हम पावर ट्रांसमिशन के लिए उसी सिस्टम को पिक करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो ये सारा डेरिवेशन और स्टेप्स अगर आपको समझ में आ गए हैं कि फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर द डायग्राम, द सर्किट डायग्राम, देन कंसीडर द वैल्यू ऑफ P। ठीक है, वहां से आप I की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद आप लॉसेस देखते हैं, लॉसेस देखने के बाद आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि अगर आपका न्यूट्रल वायर लगा होता है तो ये बात याद रखनी है कि आपकी जो न्यूट्रल वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है आपके जो मेन वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और उसी के बिहाफ में आपकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है, और बेसिकली वही है, तो हमको देखना है कि कौन सा वाला वॉल्यूम हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिकल है फॉर कंडक्टर साइज ना, कंडक्टर साइज का कौन सा वॉल्यूम हमारे लिए मोस्ट इकोनॉमिकल होगा। थैंक यू।